हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। सेल के बारे में 6-7 क्लास से पढ़ाया जाना जो है शुरू कर दिया जाता है। उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे कुछ बातें करेंगे और कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बातें भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेल कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। सेल को समझने के लिए पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं सेल को लिखा गया जीवन की एक इकाई है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक एक ईंट को रखना पड़ता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, बड़ी सी इमारत बन जाती है, उसी तरीके से एक एक सेल से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे हम हैं, आप हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, सब के सब सेल से मिल करके बने होते हैं। सबसे छोटा सेल पीपीएलओ कहलाता है, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिनका शेप जो होता है वो बदलता रहता है, जैसे कि अमीबा और डब्ल्यूबीसी एक टाइप का सेल है इसका ब्लड का, जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर काम करता है। एंटीबॉडी बनाने में भी इसका काफ़ी अहम किरदार होता है, बहुत अहम रोल होता है। सेल को अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती हैं, तो इन्हीं को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसमें सबसे कॉमन बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा का नाम लिखा हुआ है। बैक्टीरिया के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे आगे। और उसके बाद दूसरे टाइप का जो सेल है उसका नाम यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जितने बड़े ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं अपने आसपास, आप खुद को ले सकते हैं, प्लांट्स को ले सकते हैं, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, जितने भी जानवर आपको दिखाई देते हैं, सबके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे फंजाई, पिछले वीडियो में हमने आपको फंजाई के बारे में समझाया था, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ठीक है, वाइट फंगस, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया होगा शायद कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट और एनिमल सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल की खासियत ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड होता है, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल उसी घर के अंदर यानी उसी कंपार्टमेंट के अंदर होता है। लेकिन इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर कहीं पे भी पड़ा रहता है, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल को रखने के लिए कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। यहाँ पे जब जितना ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है उतना ही सेल उतना अच्छे से काम करता है, उतना फंक्शन करता है अच्छे से। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जिस तरीके से हमारे घरों में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। कहीं पे किचन बना हुआ है, कहीं पे लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, कहीं पे खाना खाया जाता है, कहीं पे बैठ करके, ठीक है, बातें की जाती हैं, कहीं पे रेस्ट किया जाता है, कहीं पे आपका बेडरूम होता है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जितना ज़्यादा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गन के अंदर, उतना ही अच्छे से वो फंक्शन कर पाता है। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, इसीलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन और बहुत आसानी से सारे फंक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर। सेल के हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है और इसी के अंदर अपना ये सारा फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जो कुछ इनको ज़िंदा रहने के लिए करने की ज़रूरत पड़ती है सब इसी एक सेल के अंदर हो जाता है, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस और बिलियंस में सेल्स होते हैं और हर सेल मिल करके अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू जब जुड़ जाते हैं तो उसी को ऑर्गन और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की खासियत ये होती है कि यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे फंक्शंस एक एक सेल ऑर्गेनेल को दे दिया जाता है, ठीक है, एक एक सेल को दे दिया जाता है और हर सेल जो मिल करके एक टिश्यू बनाता है उसका एक अलग फंक्शन होता है और टिश्यू से मिल करके एक बड़ा सा ऑर्गन बन जाता है, उसका एक अलग फंक्शन होता है। जैसे आप जानते हैं किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्रेन का काम क्या है, ठीक है। तो हर ऑर्गन का अलग अलग काम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक ही सेल है, उसी के अंदर इसको सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस या जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या इसी को लाइफ प्रोसेस भी कहा जाता है, सारे फंक्शंस इसी के अंदर हो जाते हैं।
फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में समझाने की कोशिश की है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया के पास 3 यहाँ पे लेयर्स होते हैं, आउटर बाउंड्रीज होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बन जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया इसी वजह से होता है, क्योंकि इनके जो बाउंड्रीज है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत टफ बनाया गया है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर यूं ही नेकेड पड़ा रहता है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने प्लांट सेल बनाया है तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है। लेकिन बैक्टीरिया की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके स्पेस में जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर उसी के अंदर कहीं पे पड़ा होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर होता है, एक ही होता है। जबकि यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जिसको डीएनए प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड का बहुत सारा फंक्शन होता है। प्लाज्मिड के हेल्प से जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको आरएनए वैक्सीन के बारे में बताया था, तो वहाँ पर भी प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है। जिस तरीके से मच्छर जो होता है मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचा देता है, ऐसे ही प्लाज्मिड को यूज़ करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड का सब्सटेंस इसके अंदर भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके पास जो खाना स्टोर करने की मशीनरी है या जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे उनको इंक्लूजन बॉडीज़ कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो फैट होता है वो स्टोर होता है, या खाना स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्लांट्स के अंदर स्टार्च के रूप में खाना स्टोर होता है, बनता ग्लूकोज के रूप में है, और ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सुक्रोज के रूप में होता है और स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। और यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में स्टोर होता है। हमारे अंदर फैट के रूप में स्टोर होता है या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम राइबोसोम है और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से इसके पास बहुत सारे सरफेस स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनको फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला इसको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए इसके काम आता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लैजिला जो होता है वो स्पर्म के अंदर भी पाया जाता है और स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से और भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम सीलिया है, पिलाई या फिमरी है, इन सब का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे साइज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स का साइज़ बहुत अलग अलग होता है। अगर हम सेल को और डिटेल में जानने की समझने की कोशिश करें तो सेल इवन इतना छोटा होता है कि इसको हम नेकेड आई यानी कि हम अपनी नंगी आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या इससे भी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन के भी बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो उसकी हेल्प से सेल को देखा जाता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, 10 से 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ जो सबसे छोटा है वो 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस उससे भी छोटा है 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक। लेकिन यहाँ पे जो वायरस है ये एक्चुअल में सेल नहीं होता। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो वायरस है वो जिंदा चीज़ और मुर्दा चीज़ के बीच की बाउंड्री पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके पास सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी होता है और उसी तरीके से फंगस के पास भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जितना अच्छा कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा उतने ही अच्छे से वो सेल फंक्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन करने के लिए बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट यहाँ पे जो प्लांट सेल है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ये अपना खाना बनाता है, और यही खाना बाद में हम लोग सब्जी के रूप में, फल के रूप में या अदर चीज़ों के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि पूरी ज़िंदगी, पूरी इंसानियत या पूरा जो भी जानवर यहाँ पे दुनिया में रह रहे हैं, सबको ज़िंदा रहने के लिए कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो खाना है, ठीक है। तो ये खाना हम अल्टीमेटली कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से। और प्लांट कैसे खाना बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट की मदद से। तो ये एक कंपार्टमेंटलाइजेशन का ही कला है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग टाइप के फंक्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं।
इसी तरीके से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के बहुत सारे स्टेप हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शंस चलते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पूरा एक चैप्टर इसको समझने के लिए पढ़ाया जाता है। तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइटोस्केलेटन लिखा हुआ है। साइटोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी में हड्डियाँ होती हैं, हमको एक स्ट्रक्चर देती हैं, एक शेप देती हैं, उसी तरीके से साइटोस्केलेटन भी सेल को स्ट्रक्चर या शेप देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस बना हुआ है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है। जिस तरीके से देश को गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसकी राजधानी दिल्ली है, तो ऐसे ये भी एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ये सेल के अदर फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसके पास बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और फिर ये प्रोटीन अलग अलग फंक्शन करने के लिए सेल के अंदर या सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम बना हुआ है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर बना हुआ है, बट यहाँ पे भी होता है। राइबोसोम के आसपास जो होता है वो मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। जैसे हमने बताया कि किचन के अंदर खाना बनाया जाता है या जो अलग अलग कंपार्टमेंट से अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो अलग अलग कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सब अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसके अंदर प्रोटीन बनाया जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोस्केलेटन है, वैक्यूल है। वैक्यूल जो होता है बहुत सारे जो काम के मटेरियल्स नहीं होते इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है, जैसे हमारे घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है, तो ऐसे यहाँ पे भी एक स्टोर रूम समझ लीजिए इसको। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं या अनवांटेड चीज़ें हैं उसको इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो ये एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, ठीक है। तो ये सेल का जो थोड़ा बहुत हमने इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे उम्मीद है कि इससे जो छोटे बच्चे होंगे 9th-10th क्लास में पढ़ते होंगे या जो लोग मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग कॉमन पीपल हैं जो लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं वो भी मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। किसी एक साइंटिस्ट ने कहा था कि नॉलेज जो होता है वो पावर होता है, नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज का ज़माना है, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हर इंसान को होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की